अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हुसैमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी जमातों के कारकुनान की जानब से अपने पार्टी से टिकट के हुसूल के लिए अपनी अपनी सियासी क़यादत और मुकामी सतह पर अहम शख्सियात से राब्ते तेज़ हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होते साथ ही आज़ाद कश्मीर भर में इंतखाबी सरगर्मियों में अचानक तेज़ी आ गई। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इम्तियाज़ अवान और सईद इब्रार हैदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के कितने अजला में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जी, हम आपके नाज़रीन को ये बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न हैं, और जिनमें मीरपुर, पुंछ और मुज़फ़्फ़राबाद, और इसके 10 अजला हैं और इसकी जो 33 तहसीलें हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 14 जो म्यूनसिपल कमेटीज़ और 12 टाउन कमेटीज़ के अंदर ये इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। और इसके लिए 276 यूनियन कौंसल्स में जो देई सतह पर इंतख़ाबात होंगे। और इसका तरीक़ाकार ये है कि यूनियन कौंसल की सतह पर जो कौंसलर्स हैं उनकी तादाद जो एक्ट के तहत जो मुकर्रर की गई, इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर एक यूनियन कौंसल की 10 वार्ड्स हैं तो 10 के 10 कौंसलर जो हैं वो मुंतखब होंगे, और वो कौंसलर यूनियन कौंसल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। और इसके साथ साथ एक खातून और एक जो नौजवान है जिनके लिए ये सीटें मुख्तस की गई हैं, तो उनका इंतखाब भी वो करेंगे। अलबत्ता जो मुंतखब लोग हैं वो तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जिनको मुंतखब किया गया है वो जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस तरह जो एक ज़िला कौंसल है जिसके अंदर ज़िला भर की तमाम यूनियन कौंसल्स के जो है वो एक मेंबर जो है ना वो मेंबर ज़िला कौंसल वहाँ से मुंतखब होगा, और वो उस पर मुश्तमिल एक ज़िला कौंसल जो है वो होगी। और जिसका इंतखाब जो है वो मुंतखब कौंसलर जो है वो मेंबरान ज़िला कौंसल जो हैं वो करेंगे। और उसका तरीक़ाकार भी यही है कि वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब जो है वो करेंगे। और जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और नौजवानी की, उन पर भी इसी तरीके से जो है ना वो इलेक्शन होगा। और इस तरह की जो टाउन कमेटी की सतह पर जितनी भी वार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी टाउन कमेटी की 4 वार्ड्स हैं तो वो 4 कौंसलर वहाँ से वार्ड की सतह पर मुंतखब होंगे और वो वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। और 2 जो मखसूस नशिस्तें होंगी ख़वातीन और बिलखसूस नौजवानों की, उसके लिए इंतखाब अमल में लाए। इसी तरह जो म्यूनसिपल कमेटी है और उसमें भी, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी इसी तरह, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं, वहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। ठीक है, इब्रार हैदर साहब आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, इसका क्या माहौल है? और आपकी नज़र में इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो भी सूरत हाल चल रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए, अभी ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़े नहीं है, और कुछ दिन बाद ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में होंगी। और ये भी समझा जा सकता है कि ज़िला कौंसल की जो सीटें हैं, या ज़िला कौंसल का जो चेयरमैन है, या मुज़फ़्फ़राबाद शहर से जो मेयर बनेंगे, ये ऐन मुमकिन है कि ये पीपल्स पार्टी के बन जाएँ, और ऐन मुमकिन है कि ये PTI के बन जाएं, चूँकि यहाँ पे बड़ा इन दोनों के दरमियान बड़ा शदीद मुकाबला होगा। और मेरा ख्याल अगले 10 दिन में सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। अटिया बाला जो ज़िला है वो, उसमें जो दीवान अली ख़ान का जो जहाँ से वो बने हुए, और जो रशीद साहब जहाँ से बने हुए, या जितना इलाका उनका शामिल है अटिया बाला ज़िला में, वहाँ पे PTI के लोग ज़्यादा जीतेंगे। तो ये जो फारूक हैदर साहब का ज़िला है, तो वहाँ पे हल्का इंतखाब है, वहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी भी जीतेगी, और शायद 1-2 सीटें जो ज़िला कौंसिल की हैं वो मुस्लिम लीग नून भी जीतेगी, और साथ साथ
वहाँ से पीटीआई भी 1 या 2 सीटें ले सकती है। तो इस तरह का वहाँ पे सीन चल रहा है, वहाँ पे तकरीबन तकसीम एक तरह की चल रही है। तो अटियाबाला ज़िला में ये समझा जा रहा है कि वहाँ पे पीटीआई की पोजीशन अच्छी है या वो अपना चेयरमैन बना सकती है। मुजफ्फराबाद ज़िला की अगर बात की जाए तो इसमें जो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब यहाँ से एमएलए हैं, तो उनके हल्के से ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के जीतेंगे। वहाँ पे राजा साकिब मजीद के लोग भी जीतेंगे और मुस्लिम लीग नून भी 1 आध सीट निकाल सकती है ज़िला कौंसिल की। और पीटीआई की बज़ाहिर कोई उस हल्के में सीट नहीं है, लेकिन शायद कोई अपसेट हो जाए, 1 आध सीट वो भी निकाल लें। तो उसके बाद आप आ जाएँ अपना जावेद अयूब साहब के हल्के में, तो वहाँ पे पीटीआई भी सीटें निकालेगी और पीपल्स पार्टी भी निकालेगी और 1 आध सीट वहाँ से मुस्लिम लीग नून भी निकाल सकती है ज़िला कौंसिल की। ठीक है। ये जो अबरार साहब ने अपना तज़किया दिया है, इससे इस हवाले से मैं आपके नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी कल्चर है, इसकी बहुत अच्छी रवायात थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इलाकाईज़म, बरादरीज़म और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये एक घर की सतह से लेके आप यूसी की सतह पर और फिर ज़िला कौंसिल और फिर पूरी रियासत की सतह पर जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो जिन बरादरियों की तादाद किसी भी वार्ड के अंदर ज़्यादा है, तो वो वहाँ लोग फिर पार्टियों को नहीं देखेंगे, पार्टियों के नज़रियात से बालातर होकर फिर सिर्फ बरादरीज़म की, ये जो बड़ी लानत है बरादरीज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसने आज़ाद कश्मीर के सियासी कल्चर को जो है वो तबाह बर्बाद कर रखा है। तो इस इलेक्शन में ये चीज़ सामने ज़रूर आएगी और इस वक्त मुख्तलिफ बरादरियाँ प्रेशराइज़ कर रही हैं आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को, और बिलखसूस मकामी सतह पर जो सियासी क़यादत है उसको जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही हैं कि जो है वो हमारे लोगों को वोट दें, क्योंकि इस वार्ड से उनकी उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात। तो ये सियासत, अगरचे ये इंतख़ाबात जमाती बुनियादों पर हो रहे हैं, लेकिन इसमें गैर जमाती बुनियादों पर और ऐसे माहौल में बैकडोर के ऊपर जो है ना जो डिप्लोमेसी चलेगी, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सियासी सतह पर जो है ना बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। क्योंकि मैं भी कि सियासी जमातों की मकबूलियत वो अपनी जगह, लेकिन बरादरियों का अमल दखल जो है ये इस सारे निज़ाम में एक कोई बहुत बड़ी एडवेंचर जो है ना वो कर सकता है। इब्रार साहब, जैसा कि अभी इम्तियाज़ साहब ने बात की बरादरीज़म के हवाले से, स्पेशली आजकल देखा जाए तो हमारी सियासत में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, हर जगह पे बरादरीज़म चल रहा है। तो आप ये बताएं कि बरादरीज़म का ये जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस पर क्या असर पड़ सकता है, इससे किस हद तक मुतासर हो सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात? नहीं, वो तो जो इम्तियाज़ अहमद अवान साहब ने बताया है बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारी जो ज़िला कौंसिल की नशिस्तें हैं या वार्ड की सतह पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बरादरियों पे चलेंगी। सही। पार्टियों का वोट जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस तरह से इतना मुनज़्ज़म वोट नहीं है। सही। पीपल्स पार्टी का वोट आप कह सकते हैं कि चूँकि 1985 से ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी का वोट मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मौजूद रहा है। सही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट बहुत ज़्यादा था यहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तकरीबन ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया हुआ है, वो अब मैटर नहीं कर पा रहा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो बनी थी तो उसका वोट बैंक भी मौजूद था, लेकिन गुज़श्ता जो हालिया इलेक्शन हुए इनमें काफ़ी उसको दचका लगा। वोट बैंक सियासी जमातों के काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं या वो रफ्ता रफ्ता कम हो भी जाते हैं और फिर कभी बढ़ भी जाते हैं। ये हमारे यहाँ एक तस्वर है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत होगी आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत बन जाएगी खुद ब खुद, जिस पार्टी की भी होगी। वो एक वफाक का एक अमल दखल था। अब ये चूँकि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं इम्तियाज़ अहमद अवान साहब के, ये बिल्कुल एक घर की सतह का इलेक्शन होता है, तो इसमें बरादरियाँ मैटर करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो जमातें वोट देंगी ना, टिकट जो नामजदगियाँ करेंगी, वो भी बरादरियों को मद्देनज़र रखते हुए नामजदगियाँ करेंगी। वो अपना कोई इस तरह का वो एडवेंचर नहीं करेंगी जैसे भट्टो साहब के बारे में मशहूर था कि वो खंबे को टिकट दे दें वो जीत जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं है। वो बड़ी बरादरी, पैसा, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर टिकट जारी करेंगी। इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि जो ख़वातीन और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं, इनके लिए जो इंतखाबात हैं, इसको कैसे अमल में लाया जाएगा? ये तो सबसे पहले टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसी तरह दही इलाकों में यूनियन कौंसिल और ज़िला कौंसिल के इंतखाबात जब
अमल में आएंगे तो वहाँ जो लोग मुंतखब होंगे वो अपने अपने हलकों के अंदर अपनी अपनी वार्ड्स की सतह पर जो है इनका इंतखाब अमल में लाएंगे और उसके नतीजा में जो ये इंतखाबी अमल तब जाके मुकम्मल होगा कि जब इस इलेक्शन के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए और जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर, डिप्टी मेयर के जब इलेक्शन मुकम्मल होंगे तो उसके बाद जाके ये इंतखाबी प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा। यहाँ मैं एक बात आपसे जो है ना ये भी शेयर करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी जो नौजवानों की बड़ी तादाद है जिनकी उम्र अभी 31 साल नहीं हुई या जिनकी उम्र 31 साल हुई है उन्होंने किसी इंतखाबी अमल में ना हिस्सा लिया ना इंतखाबी अमल को होते देखा है, तो ये उनके लिए भी एक नया तजर्बा होगा इंतखाबी, क्योंकि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उसकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब आप एक वार्ड की सतह पर जहाँ वोटर चंद सौ वोटर होते हैं और एक पोलिंग स्टेशन पर मुश्तमिल वार्ड होता है तो या 2 पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं जिस वार्ड में ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो ये इलेक्शन जो है ना वो असम्बली के इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन होते हैं और इसमें जो है वो ज़्यादातर जो ये देखा जाता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी बरादरी उसके साथ है। और जिस तरह अबरार साहब ने ये बात की कि जो है वो पैसे टके की बात भी होती है, तो ये जो इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये बुनियादी जमहूरियत का इलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग मुंतखब होंगे वो अपनी वार्ड की सतह पर लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के वो तामीर और तरक्की के मंसूबे बनाएंगे, अपने लोगों की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाएंगे और उससे बाला फोरम होगा जो उस तक वो पहुंचाएंगे। और इसी तरह ये बात चलते चलते जो है वो एक टाउन कमेटी से एक यूनियन कौंसिल की वार्ड से यूनियन कौंसिल की सतह पर और बिलखसूस फिर म्यूनसिपल कमेटी और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड से लेके फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनसे बालातर होकर ये बात जब आज़ाद कश्मीर असम्बली में जाएगी तो उसमें फिर वहाँ पे जाके मेंबरान असम्बली जो हैं वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन करेंगे कि अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के वो कानून साज असम्बली करें के अंदर जो है वो कानून साजी करेंगे। लेकिन इसमें जो कानून साज असम्बली के मेंबरान है उनको जो डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए के जो फंड्स उनको मिलते थे ये फंड्स अब उनको नहीं मिलेंगे बल्कि ये तकसीम हो जाएंगे नीचे वार्ड की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर और फिर ऊपर ज़िला कौंसिल की सतह पर, इसी तरह टाउन कमेटी की सतह पर, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फिर जो है ना म्यूनसिपल कमेटी और इस तरह की जो है ना ये जो लोकल गवर्नमेंट्स बनेगी तो उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात जो है ना वो मिल जाते हैं। तो इसमें ये जो सिस्टम है अभी जो यंग लाट आई है इसके लिए ये सिस्टम अगरचे नया है लेकिन ये बुनियादी जमहूरियत है जिसके नतीजे में जो हुकूमतें बनेगी वो बाख्तियार भी होंगी और उनको बाख्तियार होना भी चाहिए। अभी भी जो बाद सियासी जमातों के कायदीन इस बात पर तहफ़्ज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि ये बेख्तियार लोग होंगे, लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ऐसी कानून साजी हो कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि इख्तियारात की जो निचली सतह पर मुंतकिली है जो बुनियादी जमहूरियत की बुनियाद होती है उसको मजबूत करने के लिए ऐसा सिलसिला जो है वो ज़रूरी है और इसके लिए कानून साज असम्बली के अंदर एक मौसर किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है। अब जो सियासी जमातें हैं और जो मेंबरान असम्बली हैं ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, इनके लिए एक खौफ ये भी था कि अब इनकी खटपैंची ख़त्म हो जाएगी और ये इख्तियारात जो है ना जो इनके पास होते थे तकदी, तबादला, नलका, टूटी, पानी, सड़क, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनके पास थी, तो अब ये इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो एक वार्ड की सतह पर जो कौंसलर होगा वो ज़्यादा बाख्तियार होगा और उसकी बात जो है ना वो इस सिस्टम के तहत जो बल्दियाती निज़ाम आगे जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल होने जा रहा है, तो इसमें अवाम अपने फैसले जो है वो अपनी सतह पर अपनी कम्यूनिटी की सतह पर बैठ के करेंगे और अपनी ज़रूरतों का वो पूरे तरीके से
जो है वो उनको मद्देनज़र रख के प्लानिंग करेंगे और उसके मुताबिक वो मनसूबाबंदी करेंगे, तो उसके लिए ये सारा सिलसिला जो है ऊपर तक जाएगा और फिर इसके हवाले से लेजिस्लेशन हो सकेगी। इब्रार हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि अभी इम्तियाज़ साहब ने बोला कि इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली हो रही है, तो आप क्या देखते हैं कि इक़्तिदार की जो निचली सतह पर मुंतकिली है, इससे जमहूरियत को, हमारी जमहूरियत को, हमारी सियासी पार्टियों को क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं? देखें, जमहूरियत तो है ही निचली सतह से ही शुरू होनी चाहिए और बुनियादी जमहूरियत यही है, यहाँ से ही आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो किसी भी जमात का कोई लीडर हो, उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अपनी चरागाह समझा हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर पे हक़ हुक्मरानी सिर्फ मुझ में, मेरे बेटों में और मेरे ख़ानदान में ही है। बाकी कोई आम आदमी उसके पास ये हक़ नहीं है कि वो हुक्मरान हो सके या वो नुमाइंदगी का दावेदार तक हो सके। इसी वजह से ये 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, वरना हमारे कितने वज़राए आज़म गुजरे हैं इन 31 सालों में, और वो सब ने वादे किए थे कि हम बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन कभी नहीं करवाए। चूँकि हमारी लीडरशिप ये समझ रही है कि मैं एक मिसाल देता चलूँ कि चौधरी नूर हुसैन हमारी कानून साज असम्बली में मौजूद थे, उनके फर्जंद बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमारी कानून साज असम्बली में मौजूद हैं, और उनके भी फर्जंद आगे यासर सुल्तान भी हमारी कानून साज असम्बली में मौजूद है। ये जो ख़ानदानी एक बिल्कुल अपने घर की लोंडी बनाया हुआ है ना सियासत को हमारी लीडरशिप ने, उसकी वजह से ये सारी खराबियां जन्म लेती हैं। और ये अभी ये जो बुनियादी जमहूरियत है, इसको इन लोगों ने दागदार किया हुआ था। ये तो सलाम है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ये अदलिया को, कि जिसने, चूँकि किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि बुनियादी जमहूरियत के बगैर तो बात बनती ही नहीं है। जो हमारी किताबें हैं उनमें यही लिखा हुआ है, लेकिन किताबों पे अमल तो हमारे कानून साज असम्बली के मेम्बरान या हुक्मरान उस हद तक अमल करते हैं कि जिस हद तक उनके फ़ायदे में जाएं। लेकिन जहाँ से उन्हें लगता है कि यहाँ हमारे लिए कोई चैलेंज दरपेश हो सकता है, तो वहाँ से वो कानून ख़त्म हो जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का तो कोई अमल दखल है ही नहीं सिरे से। अच्छा, असल में इसमें अबरार साहब ने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौरूसी सियासत का रवाज है, बल्दियाती इंतखाबात न होने की वजह से तो ये चंद ख़ानदानों तक ही जो है वो ये इंतखाबी अमल और बिलखसूस कानून साज असम्बली और फिर हुकूमत, ये सारा सेटअप जो है ना इन तक ही महदूद होकर रह गया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से जो लीडरशिप आना बंद हो गई। एक वार्ड की सतह पर पढ़े लिखे नौजवान बासलाहियत नौजवानों का ऊपर आने का सिलसिला ये बंद हो गया। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर हर साल 4 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होते रहते, तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ते कि मखसूस ख़ानदान ही आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है ना वो हुक्मरान है और उनकी बारियां लगी हुई हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के एक ख़ानदान का जो उम्मीदवार है वो एक मरतबा एक सियासी जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है, तो अगले 5 साल में वो दूसरी सियासी जमात, वो नज़रियात जिनके ऊपर वो कहते हैं जी कि हम बड़े नज़रियाती, हम बड़े कमिटमेंट, हम बड़े वफादार, उनकी वफादारी किधर जाती है कि जिस वक्त कोई नई सियासी जमात आती है या किसी और सियासी जमात के आने की बारी होती है, तो वो जो है ना वो अपनी वफादारियाँ बदल के तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो एक असम्बली के अंदर जिसमें वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान साहब बने, तो उसमें 4 वज़राए आज़म की तब्दीली हमने देखी। तो अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम, ये बहाल रहता और बुनियादी जमहूरियत बहाल रहती, तो आज आपको असम्बली के अंदर एक नई क़यादत जो है वो बिल्कुल नई क़यादत और अच्छी सोच वाली, सियासी सूझबूझ वाली क़यादत आपको मैसर आती। इसका नुकसान हमें ये हुआ कि 31 साल तक के दौरान जो है वो हमें वो क़यादत मैसर नहीं आई, और अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि ये जो इंतख़ाबात होंगे इनके नतीजे में जो लोग आएंगे वो डिलीवर करेंगे कि नहीं, वो जो है ना अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। जब वो डिलीवर करेंगे तो उनका ज़िला कौंसिल की सतह पर आना और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी की सतह पर आना और असम्बली के अंदर मेंबर बनना, फिर उनके राह में जो रुकावटें हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, और लोग जो है वो फैसला करेंगे कि जी कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा। जब इलेक्शन होते हैं तो ये फिर बरादरियाँ बैठ के फैसला कर देती हैं। तो ये इलेक्शन अगर बार बार होते रहें, बल्दियाती इलेक्शन आज से 4 साल के बाद हों, तो इसमें ये इलाकाई और बरादरीज़म का जो आंसर है ये भी ख़त्म हो सकता है। इब्रार साहब, ये बताइएगा, जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने बात की कि बिल्कुल एक अगर
बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी रहता तो एक नई यूथ बिल्कुल सामने आती। तो आजकल जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें ग्रास लेवल के कई नौजवान और ख़वातीन भी हैं जो कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि वो लोग जो नई यूथ जो आ रही है, नए लोग जो आ रहे हैं, ये नौजवान नस्ल खास करके, तो ये आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद की तामीर और तरक्की के हवाले से किस हद तक अपना किरदार अदा करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी इनके पास? देखिए, ये अभी जो लोग आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा काम कर सकें या बहुत ज़्यादा उनमें महारत हो या अपने इलाकों से मोहब्बत हो, ये शायद ऐसा ना भी हो। सही। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं पे खड़ा है कि ये लोग अगर आएंगे तो एक नई लीडरशिप ज़रूर आएगी। सही। पाकिस्तान या दुनिया की तारीख को अगर आप देखें तो लीडरशिप जब भी उभरी है तो वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से उभरी है या ये बुनियादी जमहूरियत के जो इंतखाबात हैं इनसे उभर के लीडरशिप ऊपर आई है। एक तो वो लीडरशिप है, दूसरी वही मौरूसी लीडरशिप है जो बाप दादा बेटा यही चलता है, तो वो भी है। लेकिन जो नई लीडरशिप उभरती है वो हमेशा बल्दियाती इंतखाबात और यूनिवर्सिटी में जो हमारी तुलबा तंजीमें होती थी उनसे उभर के आती थी। अभी ये जो लोग नए आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से अपना वो सारे काम कर सके, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इनकी राह में बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली जाएंगी। ज़िला कौंसिल के मेम्बरान को या मेयर को या वार्ड के जो काउंसलर हैं उनको बेतौकीर करने के लिए हमारा जो एक स्टेटस को है ऊपर, जो एक सियासी क्लब है, वो पूरी कुव्वत लगाएगा वहाँ पे कि इनको ताकि काम ना करने दो, ये पब्लिक में अपनी इज्जत साख गवा दें। ये होगा, ये ज़रूर होगा, चूँकि हम लोग तालिब इल्म 85 से लोग हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। ये जो हमारी ऊपर जमी जमाई सियासी क़यादत है ना, ये नीचे से आने वाले लोगों की राह में रुकावटें कांटे ज़रूर बिखेरेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई अच्छा कर जाएगा तो वो अपना नाम कमाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा फिर भी ठीक है। क्योंकि आपने 30 साल में यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो लीडरशिप है या हुकूमतें, वो 30 साल में आज़ाद कश्मीर को कहाँ से आगे लेके गई? उन्होंने आज़ाद कश्मीर की में ऐसा क्या किया है कि जिस पे उनकी तारीफ की जा सके इन 30 सालों में? तो अगर ये लड़के, ये लड़कियां, ये नौजवान आने वाले अगर कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो लीडरशिप है उसने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जो बाइस फखर हो, तो ये नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आ जाएंगे तो ये बेहतर है। ये उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि ये कायदा पहली के तालिब इल्म हैं, इनको अभी सीखने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इनमें बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे कि जिनके अंदर काम करने की एहलियत सलाहियत जो है वो निखर के सामने आएगी और वो जो है ना आगे काम करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो वही, ये ज़रूरी नहीं है कि इस इलेक्शन में जो जीतेंगे तो वो सारे ही आगे एमएलए बन जाएंगे। लेकिन इस वक्त एमएलए के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ चंद खड़पेंचों को मना के, चंद अपनी बरादरी के लोगों को मिलाकर वो जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाते थे। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो कानून साज असम्बली का आइंदा इलेक्शन होगा वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो दर्जनों मुंतखब कौंसलर और मेम्बरान ज़िला कौंसल जो है ना उनके के साथ अपना लिजान रखना पड़ेगा और उनकी मुखालफत का उनको सामना भी करना पड़ेगा। और अब ये जो मेम्बरान असम्बली हैं, इनको भी जो है ना वो, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो बनने जा रहा है। एक तो ये बड़ा चैलेंज है कि अब एक उम्मीदवार असम्बली, चाहे वो हारा है चाहे वो जीता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसको वो टिकट के लिए नामजद करेगा या किसकी सपोर्ट करेगा, किसकी वो मुखालफत करेगा। तो ये फैसला करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि ये आगे चल के उनके लिए जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद यह है कि 31 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र को मिल के इन इंतख़ाबात को कामयाब करना चाहिए। बिलखसूस जो इलाकों का, बरादरियों का, कबीलों का और घर घर की सतह पर ये जो लड़ाई छिड़ने वाली है, इससे इजतनाब करना चाहिए। और एक ऐसा सियासी कल्चर जो है वो, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमती अदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये इस रियासत के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए ये जो मनफी चीज़ें हैं इनको नज़रअंदाज करे। एक अच्छा सियासी कल्चर जो है उसको परवान चढ़ाने में वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अखलाकियात के दायरे को न फैलाएंगे और अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए एक सियासी रवादारी का माहौल जो है उसको कायम रखे। और
दूसरों की इज़्ज़त करे और दूसरों के साथ सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन ये इख्तलाफात जो है ये इख्तलाफ राय की हद तक तो होने चाहिए। ये किसी की ज़ात को तनकीद बनाने का ज़रिया नहीं होने चाहिए, किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालने का ज़रिया नहीं होना चाहिए, और किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू करने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। बल्कि ये इंतख़ाबात जो हैं, ये इंतख़ाबी अमल जो है ये इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, जो सियासी रवादारी ख़त्म हो रही है वो दोबारा बहाल भी हो। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नए सिरे से नए अज़म के साथ एक नया सियासी कल्चर परवान चढ़े कि कल जो लोग यहाँ से ऊपर असम्बली में जाएं, वो असम्बली में इस रियासत की आज़ादी के लिए, इस रियासत की तामीर और तरक्की के लिए, इस रियासत के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस रियासत के अंदर इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाने के लिए कानून साजी कर सकें, और उसके लिए ये बुनियाद रखी जा रही है। मुझे तो ये उम्मीद है कि इस इलेक्शन के जो है वो नतायज जो है जो भी आएँ, लेकिन इस इलेक्शन का होना जो है ये आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए, आज़ाद कश्मीर के अदारों के लिए बहुत बेहतर होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इब्रार हैदर और इम्तियाज़ अहमद अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।